नमस्कार, मैं हूँ मनोहर मनोज। पुनः कार्यक्रम सत्य असत्य और अर्ध सत्य में दोस्तों आज हम बात करेंगे कि 18वीं लोकसभा के इस चुनावी संग्राम में सत्ता पक्ष और विपक्ष के तरफ से जो लगातार मुद्दे उछाले जा रहे हैं, उन मुद्दों की फहरिस्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वह मुद्दा कि वह भ्रष्टाचार को लेकर कुछ भी बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है और देश भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं कर सकता और सत्तारूढ़ दल भ्रष्टाचार पर नो टॉलरेंस टू एनी सॉर्ट ऑफ करप्शन और हर तरीके से भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए समर्पित है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी ने ये बड़ी होशियारी से ये नैरेटिव गढ़ा कि पूरे देश में भ्रष्टाचार के लिए विपक्ष जिम्मेवार है, विपक्ष शासित सरकारें और उनके राजनीतिज्ञ भ्रष्टाचार में पोर पोर संलग्न हैं और सत्तारूढ़ दल भ्रष्टाचार पर एक क्रूसेडर की भूमिका में है। दोस्तों, इस मुद्दे की व्यापक पड़ताल करना बेहद जरूरी है, क्योंकि भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा है जो आजादी के बाद करीब करीब 77 सालों में देश की सबसे बड़ी समस्या है और ये एक ऐसी समस्या है जो तमाम सारी समस्याओं की जननी है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का बार बार भ्रष्टाचार का उल्लेख करना बड़ी ही अच्छी बात है, लेकिन भ्रष्टाचार को लेकर जो उन्होंने नैरेटिव गढ़ी है वो हर तरीके से उसमें एक चालाकी की बू आती है। दोस्तों, हम कहना चाहेंगे कि भ्रष्टाचार देश की सिस्टम की एक व्यापक समस्या है जो देश के समूचे सिस्टम के ताने बाने कण कण में और एक तरह से पल पल में घटित होने वाला घटना है। ऐसे में देश में केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और करीब आधे से अधिक राज्यों में, देश के राज्यों में शासित उनकी सरकारें, और ऐसे में केवल विपक्षियों को भ्रष्टाचार में शामिल बताना, मुझे लगता है ये भ्रष्टाचार के मुद्दे के प्रति यह तनिक भी ईमानदारी नहीं है। दोस्तों, हम ये कहना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अथॉरिटेरियन रिजीम अपने केंद्र के वो तमाम एंटी करप्शन एजेंसीज का अपने हाथों में इस तरीके से अपने ठसक से उपयोग कर रही हैं कि वह विपक्ष शासित सरकारों के सारे कारनामों को अपनी जांच एजेंसियों के स्कैनर में लगाया हुआ है और अपने सत्ता शासित सरकारों में तमाम घटित होने वाली करप्शन की घटनाओं को उन जांच एजेंसियों से एक तरह से अलग रखा गया है, उन्हें अंधेरे में रखा गया है। और यही वजह है कि भ्रष्टाचार को लेकर के जो भी मामले पकड़े जाते हैं, जिन भी मामले का एक तरह से रिवोल्यूशन होता है, पटाक्षेप होता है, वो कहीं ना कहीं विपक्ष शासित सरकारों में हो रही भ्रष्टाचार की घटना है। चाहे वो अलग अलग सत्तारूढ़ विपक्षी दल के नेताओं के घर में कैश के जखीरे पकड़ा जाना हो या अलग अलग स्कैंडल और स्कैम में उनका नाम आना हो, और ऐसे में वो जांच एजेंसियां उन सारे विपक्षी नेताओं के, उनके मुख्यमंत्रियों को पकड़ने का, उन पे चार्जशीट लगाने का और उनके छोटे छोटे भ्रष्टाचार के मामले जो सिस्टम के भ्रष्टाचार हैं उनको पकड़ करके एक पब्लिक डोमेन में भ्रष्टाचार को लेकर विपक्ष को नेमिंग, शेमिंग और ब्लेमिंग करने का पूरा कारनामा सत्तारूढ़ दल के द्वारा आजमाया जा रहा है। दोस्तों, हम ये कहना चाहेंगे कि जब भ्रष्टाचार की देश में चर्चा हो और प्रधानमंत्री मोदी कम से कम देश के उन सारे भगोड़े अपराधियों, जिसमें कि मेहुल चौकसी, जिसमें कि नीरव मोदी, जिसमें कि विजय माल्या, जिसमें कि ललित मोदी, ये चारों बड़े भगोड़े जो हजारों करोड़ के घोटाले कर उस संपत्ति को कहीं ना कहीं विदेशों में ले जाकर वहां पर वह एक तरह से पूरे तौर पर एक तरह से बस गए हैं और भारत से जो है वो आने का नाम नहीं ले रहे हैं। यह ठीक है कि भारत की जांच एजेंसियों ने भारत स्थित उनके संपत्ति और उनके धन को एक तरह से जब्त किया है और उन्हें अपने कब्जे में लिया है, लेकिन विदेशों में उन सारे अपराधियों को बुलाने और वहां उन देशों के साथ एक तरह से बायलैटरल समझौते के जरिए प्रत्यार्पण कराने में नरेंद्र मोदी की सरकार को घोर विफलता मिली है। नीरव मोदी और मेहुल चौकसी की तो कोई बात ही नहीं आती। कभी कभार विजय माल्या की लंदन के कोर्ट में होने वाली कार्रवाइयों की खबरें जरूर आती हैं, लेकिन बाकी इन भगोड़े अपराधियों का प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कभी नाम नहीं लिया जाता।
प्रधानमंत्री मोदी कभी भी उन अपने क्रोनी कैपिटलिस्ट के संपत्ति, धन और उनके कारोबार में जो हजारों गुना की बढ़ोतरी हुई है उस बारे में कभी जिक्र नहीं करते। प्रधानमंत्री मोदी देश के पॉलिटिक्स, देश की नौकरशाही, देश के कॉरपोरेट जगत, देश के तमाम प्रोफेशनल्स और वो तमाम जो इनकम टैक्स रिटर्न होल्डर जो देश के 3 करोड़ मोटी मलाई और बड़े बेनामी संपत्तियों के मालिक हैं, उन सारे संपत्ति धारकों के संपत्ति को नेशनल अकाउंटेबिलिटी रजिस्टर में लाने की बात कभी नहीं करते। तो कुल मिलाकर के उनकी पूरी नैरेटिव विपक्ष के भ्रष्टाचारों के आधार पर देश में अपने भ्रष्टाचार के हमले को बतलाना है और उसका पॉलिटिकल फायदे लेना है। इतना ही नहीं, विपक्ष के भी यदि नेता अगर भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे हैं, उन पर जांच की कार्रवाई चल रही है और यदि वे अगर उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो उनके ऊपर लगे भ्रष्टाचार के सारे आरोपों को वापस ले लिया जाता है। सीबीआई उनका त्वरित क्लोजर रिपोर्ट तैयार कर देती है। अभी अभी हमने प्रफुल्ल पटेल के मामले में देखा, विगत में हमने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा को लेकर के देखा। ऐसे न जाने कितनी घटनाएं हैं और कितने ऐसे मामलात हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने उन नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल होने के बाद उनको भ्रष्टाचार से बरी करने का काम येन केन प्रकारेण किया गया। और यदि बात उठती है कि न्यायपालिका के द्वारा संज्ञान में इन सारी घटनाओं की स्थिति क्या है, तो हम बताना चाहेंगे कि हमारे सिस्टम में न्यायपालिका भी कहीं न कहीं जांच एजेंसियों की चार्जशीट और उनके तमाम जो है सबूती दस्तावेज के आधार पर ही न्यायिक प्रक्रियाओं को अंजाम देती है। यदि जांच एजेंसी अगर उस अपराधी के विरुद्ध अपने तमाम सबूतों को हल्का कर देती है, जमानत की को एक तरह से स्वीकार कर लेती है, तो उसमें न्यायपालिका की भी कोई स्थिति जो है नहीं रह जाती। हमने विगत में देखा कि 2010 के दौर में देश का सबसे बड़ा घोटाला 2G स्कैम को लेकर के जितनी न्यायिक कार्रवाइयां हुई और जांच में सबूत दाखिल किए, अभी हाल में ही 4-5 साल पहले उस जांच एजेंसी के ढीले रवैये की वजह से न्यायपालिका और सीबीआई कोर्ट ने उस पर क्लोजर रिपोर्ट तैयार कर दी और वो 2G का एक महा स्कैम कहीं ना कहीं वो चर्चा से बाहर हो गया। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार करप्शन की पॉलिटिक्स करने में अब तक की सारे विगत की सरकारों को पीछे छोड़ चुकी है। करप्शन की पूरी पॉलिटिकल नैरेटिव इस तरीके से गढ़ी जाती है कि इसे सत्ता पक्ष को राजनीतिक फायदा मिले और विपक्ष को राजनीतिक नुकसान मिले और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर यह सरकार एक क्रूसेडर की भूमिका में भी निभाए। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी देश के अनेकानेक मामलों में जिस तरीके की मजबूत लीडरशिप का परिचय देते रहे हों, देश और विदेश में एक निर्णायक नेतृत्व करने और पॉलिसी पैरालिसिस के रिजीम को समाप्त करने को लेकर जरूर प्रोएक्टिव रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार को लेकर के चौतरफा हमला उनकी सरकार ने अब तक नहीं दिखाया है। जो रूटीन तरीके से करप्शन के खिलाफ जो एजेंसियां हैं और जिन तरीकों से काम होता है वैसी काम को अंजाम दिया जा रहा है। यानी कि जिनका दिन अच्छा है वो तो, जिनका दिन खराब है वो तो जांच एजेंसियों के हत्थे चढ़ जाते हैं और जिनका दिन अच्छा है वो तमाम करप्शन करने के बाद भी जांच एजेंसियों के दायरे से ओझल रहते हैं। यानी कि यह सिस्टम कभी भी एक समान तमाम बेईमानों को नहीं धरता पकड़ता और उन्हें सजा देता और साथ साथ कई ईमानदारों को एक साथ उनकी ईमानदारी और उनके क्रूसेडर की भूमिका का सही पुरस्कार और पारितोषिक नहीं देता। तो ऐसे में करप्शन के वो सारे मामलात वैसे की वैसे ही चल रहे हैं और इस मामले में नरेंद्र मोदी के वो सारे बयान पूरे तौर पर खोखले हैं। उन पर ये अच्छे तरीके से आरोप लग गया कि अगर राजनीति के तरीके से आप भ्रष्टाचार के मामले को उठाते हैं तो उन राजनीतिज्ञों का आखिर हश्र क्या होता है जो आपकी पार्टी में शामिल होते हैं और कुल मिलाकर के आपके वॉशिंग मशीन में उनका सारा भ्रष्टाचार जो है वह एक तरह से धुल जाता है। इतना ही नहीं, अगर हम एंटी करप्शन रैंकिंग एजेंसी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की भी बात करें तो नरेंद्र मोदी की सरकार में भ्रष्टाचार को लेकर के किए गए प्रदर्शन पिछले 3-4 सालों में बिल्कुल नाकाफी दिखते हैं और भ्रष्टाचार की रैंकिंग प्रधानमंत्री के दावे के उलट और उसमें भारत का जो रैंकिंग जो है नीचे गिरता जा रहा है और करप्शन का जो अंक है, जो परसेप्शन इंडेक्स है, उसमें अब 76 अंक से बढ़कर 81, 85, 87 पर पहुंच गया है।
तो हम कैसे माने कि भ्रष्टाचार पर भारत में सचमुच हमला हो रहा है? भ्रष्टाचार को लेकर के केवल पॉलिटिकल नैरेटिव गढ़ी जा रही है कि विपक्षियों को एक तरह से फंसाया जाता है, सत्ता पक्ष को बताया जाता है। अभी अभी सत्ता पक्ष के बारे में ये खुलासा हुआ कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के जरिए 50% से ज्यादा चंदे की राशि अकेले सत्तारूढ़ भाजपा को मिली और उन सारे चंदा धारकों ने, चंदा देने वालों के नाम गुमनाम रखे गए, उनके मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा दिया गया, उनके ब्लैक मनी को कहीं ना कहीं व्हाइट किया गया और जनता की नजरों में उन सारे चंदे धारकों के नाम को जो है गुमनाम रखा गया। और भारतीय जनता पार्टी ने उन चंदों के जरिए मोटी कमाई की और अपने पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार किया। रातों रात 2 बड़े कार्यालय खुल गए, देश के 600 जिलों में उनके जो है डिस्ट्रिक्ट कार्यालय करोड़ों की लागत पर तैयार हो गए। चुनाव में खर्च करने के मामले में भारतीय जनता पार्टी सबसे अव्वल निकलती है। प्रचार के अधुनातन तरीकों और हाईएट और जो है आईटी सेल को अधिक से अधिक विस्तार देना, स्टार नेताओं के द्वारा अधिक से अधिक हेलीकॉप्टर और विमान का इस्तेमाल करना, कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के फाइनेंशियली मजबूत होने और इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए अधिक से अधिक चुनावी धनगाही करने का एक सीधे सीधे मामला बनता है। और उस इलेक्टोरल बॉन्ड के सुप्रीम कोर्ट ने अब असंवैधानिक करार दिया और बड़े दबाव के बाद स्टेट बैंक को उन सारे चंदा धारकों के नाम खुलासे करने को कहा। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता नरेंद्र मोदी के का किया जा रहा भ्रष्टाचार पर यह सारा दावा खोखला है और भ्रष्टाचार को लेकर के वो जो नैरेटिव गढ़ी जा रही है वो कहीं से भी लोकतंत्र के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं प्रदान करता। हमें इसका सबसे अच्छा पैमाना यह है कि देश के सारे बड़े पॉलिटिशियन, सारे बड़े कॉरपोरेट, उनके सारे धन और संपत्ति को एक तरह से सार्वजनिक किया जाए, उनका पूरा खुलासा किया जाए और नेशनल अकाउंटेबिलिटी रजिस्टर के जरिए दूध का दूध और पानी का पानी जो है बिल्कुल राफ साफ किया जाए। तो मुझे लगता है दोस्तों, इस चुनावी समर में, इस पॉलिटिकल थिएटर में जो डांस ऑफ डेमोक्रेसी चल रहा है उसमें अलग अलग सुर और ताल पर सारे दल थिरक रहे हैं। मुद्दों का पारावार हो रहा है, एक्शन और रिएक्शन हो रहा है, आरोप और प्रत्यारोप हो रहा है, लेकिन उन आरोपों में कितनी सच्चाई है उसकी जांच और पड़ताल करना हमारा सारे मुद्दों के फैसले में जाकर एक हारे का प्रयास करते हैं। भ्रष्टाचार बढ़ी जाए हम उसकी ज्यादा अच्छे से पढ़ा करें, क्योंकि आप पीछे करप्शन की जो अब तक सबसे किताब है, करप्शन के सारे परसेप्शन का पूरा करने का प्रयास। तो दोस्तों के साथ मैं अपनी समाप्त करता हूँ, फिर किसी मुद्दे पर, फिर किसी सवाल पर पुनः बात होगी। इजाजत दीजिए, नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय, शब बखैर।